चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना लाइव सेशन। बाकी विद्यार्थियों को आप शेयर करते रहिएगा, वो आते रहेंगे, ठीक है। लाइव सेशन का फायदा उठाते रहेंगे। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है। यहां पर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जो कथन आपको दिए गए हैं उन कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है, हम अपनी असफलताओं से सीखते हैं। नंबर 2 पर है विकल्प ए, वापस ध्यान दीजिएगा, विकल्प ए है हम अपनी असफलताओं से सीखते हैं। विकल्प बी है हम अपनी सफलताओं से सीखते हैं। और विकल्प सी है ए और बी दोनों। और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जल्दी से जल्दी सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि कौन सा कथन सही है। हम अपनी असफलताओं से सीखते हैं या हम अपनी सफलताओं से सीखते हैं या हम दोनों से सीखते हैं। ए और बी दोनों से हम सीखते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अमृता जी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कृष्णा जी ने आंसर दे दिया है सी। बाकी स्टूडेंट भी जल्दी से आंसर देते रहिए, मैं सभी के आंसर देख रहा हूं। रोहित जी का आंसर भी आ चुका है सी। एकता यादव ने भी अपना आंसर दे दिया है बी। कृष्णा जी का भी आंसर आ चुका है सी। चलिए बिल्कुल सही, बिना समय को बर्बाद किए अपन आगे बढ़ते हैं। आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही है कि बिल्कुल सही बात है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है कि हम अपनी असफलताओं से भी सीखते हैं और हम अपनी सफलताओं से भी सीखते हैं। यानी हम दोनों से ही सीखते हैं, क्योंकि सफलताएं हमें नई सफलता को प्राप्त करने में सहायता करती है और हमारी असफलता जो है हमें हमारी मूल सफलता तक ले जाने के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सभी का उत्तर बिल्कुल सही गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को क्या कहते हैं। अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को क्या कहते हैं। उद्दीपन, प्रवाहिता, संवेदना या अभिप्रेरणा। बताइए अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को क्या कहते हैं हम। जल्दी से सभी आंसर दीजिए। अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को क्या कहा जाता है। बताइए अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को क्या कहते हैं। उद्दीपन कहते हैं, प्रवाहिता कहते हैं, संवेदना कहते हैं या अभिप्रेरणा कहते हैं। बिल्कुल आंसर आ रहा है। गोविंद जी का आंसर आ चुका है। नमस्ते गोविंद जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जल्दी जल्दी बढ़ते जाइए और बीच बीच में शेयर भी करते जाइए ताकि अन्य कोई विद्यार्थी आपके साथ हैं तो वो भी लाइव सेशन से जुड़ सके। कुछ विद्यार्थियों का प्रश्न का उत्तर जो है कुछ विद्यार्थियों का गलत जा रहा है। लगभग ज्यादातर विद्यार्थियों का उत्तर सही आ रहा है, लेकिन कुछ विद्यार्थियों का जो उत्तर है वो उत्तर गलत जा रहा है। तो वो विद्यार्थी भी थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। प्रियंका शर्मा जी का आंसर भी आ चुका है डी। रचना जी का आंसर भी आ चुका है डी। प्रियंका जी का आंसर भी आ चुका है डी। बिल्कुल सही। अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को अपन क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा। जैसा कि देखिए दोस्तों, अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या कहा जाता है। अभिप्रेरणा के संदर्भ में जो कहा जाता है वो यही कहा जाता है कि अभिप्रेरणा अधिगम का क्या है। अभिप्रेरणा अधिगम का हृदय भी है, हार्ट भी है। अभिप्रेरणा अधिगम की अनिवार्य स्थिति भी है। ठीक है, कभी भी इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो याद रखिएगा आप सभी कि अभिप्रेरणा को अधिगम का हृदय भी कहते हैं, अभिप्रेरणा को अधिगम की अनिवार्य स्थिति भी कहते हैं, अभिप्रेरणा को अधिगम की सुनहरी सड़क भी कहते हैं, सुनहरी सड़क भी कहते हैं। अभिप्रेरणा को अधिगम का मुख्य चालक भी कहते हैं, मुख्य चालक।
अभिप्रेरणा को अधिगम की केंद्रीय स्थिति भी कहते हैं, केंद्रीय स्थिति। तो इस चीज को सभी विद्यार्थी याद रखेंगे सभी दोस्तों कि अभिप्रेरणा को अधिगम का हृदय भी कहा जाता है, उसे अनिवार्य स्थिति भी कहते हैं हम, अधिगम की सुनहरी सड़क के नाम से भी उसे जाना जाता है, उसे मुख्य चालक भी कहते हैं, उसे केंद्रीय स्थिति भी कहते हैं। तो कभी भी प्रश्न जो है इनमें से किसी भी पॉइंट से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाए तो इसका सही उत्तर यही होगा कि अभिप्रेरणा ही जो है वो अधिगम को सबसे ज्यादा या मुख्य रूप से प्रभावित करने वाला क्या है, कारक है। कभी भी आपसे परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो इसका उत्तर भी हमें यही देना है कि अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला अगर कोई कारक है तो वो कारक है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, लेव वाइगोस्टकी बच्चों के सीखने में, लेव वाइगोस्टकी बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? खूब पढ़ा है आपने लेव वाइगोस्टकी का सिद्धांत। लेव वाइगोस्टकी का जो सिद्धांत है वह सिद्धांत निम्नलिखित में से किस कारक को सीखने में महत्वपूर्ण मानता है? हेरिडिटी को, आनुवंशिकता को, नैतिकता को, शारीरिक कारकों को या सामाजिक कारक को? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि वाइगोस्टकी बच्चों के सीखने में अपने सिद्धांत में किस कारक की भूमिका पर सर्वाधिक बल देते हैं? अभिषेक जी का आंसर आ चुका है ए। अभिषेक जी का आंसर आ चुका है। कृष्णा चौधरी जी का आंसर आया है बी। राम भजन जी का आंसर आ रहा है ए। बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए। रोहित जी का आंसर आ रहा है ए। गोविंद जी का आंसर आ रहा है गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग गोविंद जी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अमृता जी का आंसर आया है इसमें डी। आगे बढ़िए। देखिए आप सभी के अंतर्गत जो है ज्यादातर विद्यार्थियों का आंसर, इस प्रश्न का उत्तर जो जा रहा है आप सभी का गलत जा रहा है। ठीक है, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका आंसर सही जा रहा है। लेव वाइगोस्टकी का जो सिद्धांत है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का जो सिद्धांत है, जो कि संज्ञान की बात करता है, तो लेव वाइगोस्टकी का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत सामाजिक कारकों पर सर्वाधिक बल देता है। आनुवांशिक कारकों पर संज्ञान के विकास में जो सर्वाधिक बल देता है वो सर्वाधिक बल देता है जीन पियाजे का सिद्धांत। तो इसी बात को आप याद रखिएगा कि जीन पिगेट थ्योरी जो है वो सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अगर किसी चीज को मानती है तो वो मानती है परिपक्वता को और आनुवांशिकता को, जबकि लेव वाइगोस्टकी का जो सिद्धांत है वो सीखने में इन ऑप्शंस में से सही ऑप्शंस इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा सामाजिक, कि लेव वाइगोस्टकी का सिद्धांत सीखने में सामाजिक कारकों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से बल देता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए, कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? कम गति से यानी स्लो लर्नर बालक जिनको कहा जाता है, ऐसे बालक जिनके सीखने की गति कम होती है, स्लो लर्नर जो बालक होते हैं, ऐसे बालकों को अध्यापक को सिखाने के लिए निम्न में से किस तरीके का उपयोग करना चाहिए, किस विधि का उपयोग करना चाहिए? टॉली शिक्षण का, अतिरिक्त ध्यान व शिक्षण का, प्रोत्साहन का और इनमें से सभी? तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि जिन बालकों की सीखने की गति कम होती है, जिनको हम स्लो लर्नर कहते हैं, ऐसे बालकों को सिखाने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? टॉली शिक्षण का उपयोग करना चाहिए, अतिरिक्त ध्यान व शिक्षण पर दिया जाना चाहिए, या बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या उपयुक्त सभी का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? राम भजन जी का आंसर आ चुका है ए। एकता यादव का आंसर आया है डी। गोविंद जी का आंसर आ रहा है डी। पूजा जी का आंसर आ चुका है डी। अभिषेक सैनी का आंसर आ चुका है बी। बढ़ते जाइए जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर बताते जाइए सभी।
बिल्कुल सही। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी या इनमें से सभी। तो ध्यान दीजिएगा कि कम गति से सीखने वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए टोली शिक्षण का भी प्रयोग किया जाता है। उनके लिए अतिरिक्त ध्यान यानी उनके लिए अतिरिक्त कुछ कक्षाओं की व्यवस्था करके और उनको अतिरिक्त रूप से शिक्षण कार्य भी कराया जाता है। साथ में उन बच्चों के द्वारा कोई भी कार्य अच्छा करने पर, ठीक है, उन बच्चों के द्वारा कोई भी कार्य अच्छा करने पर या वांछित अनुक्रिया को प्रकट करने पर उन्हें प्रोत्साहित करने का भी कार्य किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है। बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है। बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है। किस नियम से इसकी पुष्टि होती है? अभ्यास का नियम, प्रयास का नियम, दोहराने का नियम या अनुकरण का नियम? बताइए कि बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, किस नियम से इसकी पुष्टि होती है? अभ्यास के नियम से होती है या प्रयास के नियम से होती है या दोहराने के नियम से होती है या अनुकरण के नियम से होती है? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। इस प्रश्न का उत्तर लगभग सभी विद्यार्थियों का आंसर जो है सही आया है कि बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, जो कि किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? जो कि दिया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा। और ये किस थॉर्नडाइक का कौन सा नियम है जिसको अपन कहते हैं मुख्य नियम? और थॉर्नडाइक के मुख्य नियम के अंतर्गत अभ्यास का नियम इस बात पर बल देता है किसी भी कार्य को या किसी भी सीखे जाने वाले विषय को यदि हम बार बार दोहराते हैं तो उससे हमारे अधिगम को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। और इस बात की पुष्टि करता है कौन सा नियम? अभ्यास का नियम। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगले प्रश्न पर सभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न जो है थोड़ा सा महत्वपूर्ण भी है और थोड़ा सा जो है ये प्रश्न हो सकता है कि आपके लिए जटिल हो, लेकिन प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा बहुत आसान तरीके से कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर, की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? वापस ध्यान दीजिएगा कि एक बच्चा या बालक अतीत की समान परिस्थिति में, अतीत का मतलब पिछली, अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? विकल्प ए है सीखने की प्रक्रिया में अभिवृत्ति का नियम इस बात पर बल देता है, या सीखने का तत्परता का नियम इस बात पर बल देता है, या सीखने का सादृश्यता का नियम इस बात पर बल देता है, या सीखने का प्रभाव का नियम इस बात पर बल देता है। प्रश्न जो पूछा गया है ये प्रश्न थॉर्नडाइक के ट्रायल एंड एरर थ्योरी से ही पूछा गया है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत से संबंधित ये प्रश्न है, लेकिन इस बात पर जो प्रश्न पूछा गया कौन सा नियम बल दे रहा है? अभिवृत्ति का नियम बल देता है, या तत्परता का नियम बल दे रहा है, या सादृश्यता का नियम बल दे रहा है, या प्रभाव का नियम इस बात पर बल दे रहा है? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? रचना सोहेल जी का आंसर आ चुका है सी। कृष्णा चौधरी का आंसर आ चुका है सी। आगे बढ़िए जल्दी जल्दी। प्रदीप कुमार का आंसर भी आ चुका है सी। अभिषेक सैनी का आंसर आया है इसमें बी। अभिषेक सैनी अपने प्रश्न के उत्तर पर वापस विचार कर सकते हैं। एक बार प्रश्न को अभिषेक वापस ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़ करके प्रश्न को समझने की कोशिश करें। बिल्कुल सही है।
लगभग लगभग सभी विद्यार्थियों का उत्तर जो है इसका सही उत्तर आ रहा है कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। और यह किससे संबंधित है? यह सीखने के सादृश्यता के नियम से संबंधित है, जो कि थॉर्नडाइक के गौण नियम के अंतर्गत सम्मिलित होता है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत में, थॉर्नडाइक के प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत के अंतर्गत उनका गौण नियम जो है सादृश्यता का नियम, और इसी सादृश्यता के नियम के ऊपर यह प्रश्न आपका क्या है? आधारित है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। कक्षा 8 के विद्यार्थी ने यह आदत बना ली, ध्यान से देखिएगा, कक्षा 8 के विद्यार्थी ने यह आदत बना ली कि उसे पुरस्कार प्राप्ति हेतु पढ़ना है। यह उदाहरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए, यह उदाहरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है कि कक्षा 8 के विद्यार्थी में गंदी आदत का निर्माण हो गया कि वह जब जब पढ़ना चाहता है तब तब उस समय वह पुरस्कार चाहता है। यानी उसमें एक इस प्रकार की आदत का निर्माण हो गया कि वो पढ़ता है तो उसके साथ में वो पुरस्कार भी चाहता है। तो बताइए किससे संबंधित है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे अपन कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, उससे संबंधित है, या उत्तेजना अनुक्रिया का सिद्धांत, या प्रतिक्रिया उत्तेजना का सिद्धांत, या एसआर अनुबंधन का सिद्धांत? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? किस पर आधारित है ये? दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बताइए सभी जल्दी जल्दी, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बीच बीच में शेयर भी करते रहिए। कृष्णा चौधरी जी का आंसर आ चुका है डी, पूजा जी का आंसर भी डी, मनु चौधरी का आंसर भी डी, अमृता का आंसर भी डी। कक्षा 8 के विद्यार्थी ने यह आदत बना ली कि उसे पुरस्कार प्राप्ति हेतु पढ़ना है। यह उदाहरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्रिया प्रसूत सिद्धांत, उत्तेजना अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रतिक्रिया उत्तेजना का सिद्धांत, या एसआर अनुबंध सिद्धांत? एसआर अनुबंध सिद्धांत। बड़े अफसोस के साथ आप सभी से यह कहना पड़ेगा कि इस प्रश्न का उत्तर लगभग अधिकांश विद्यार्थियों के द्वारा गलत दिया गया है। और यह उत्तर शायद इसलिए अधिकांश विद्यार्थियों का गलत हुआ कि लग रहा है कि इस प्रश्न को लेकर के अभी तक उनका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो पाया। तो घबराने की कोई बात नहीं है। इससे इस बात का पता लगा कि जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, लाइव सेशन से जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा दिए जाने वाले प्रश्नों से ये चीज़ समझ में आ पा रही है कि इसका मतलब ये है कि सही तरीके से एक ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के सिद्धांत को लेकर के उनका कंसेप्ट अभी तक क्लियर नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं है, कभी समय मिलने पर आपके लिए ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है इस सिद्धांत को आपको यूट्यूब के माध्यम से एक बार वापस कभी आपको पढ़ाएंगे सभी विद्यार्थियों को, ठीक है। बहुत डिटेल में पढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर जो है, इस प्रश्न का सही आंसर है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से निहितार्थ है, ठीक है। विद्यार्थी को पर्याप्त अभ्यास कराना चाहिए, उचित व्यवहार का पुनर्वलन किया जाए, प्रवृत्ति को रोचक बनाइए और विद्यार्थियों को बार बार प्रयत्न कराना चाहिए। एक बार प्रश्न को मैं वापस आप सभी के सामने रिपीट कर रहा हूं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से निहितार्थ है। विद्यार्थी को पर्याप्त अभ्यास कराना चाहिए, उचित व्यवहार का पुनर्वलन किया जाना चाहिए
और प्रवृत्ति को रोचक बनाया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को बार बार प्रयत्न कराया जाना चाहिए। तो बताइए निम्न जो 4 ऑप्शंस है उनमें से विकल्पों में से सही विकल्प क्या होगा इस प्रश्न का, कि स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो शिक्षकों के लिए निम्न में से किस रूप में निहितार्थ है, बताइए। पूजा जी का आंसर आ चुका है इसके अंतर्गत बी। कल्पना मीना का आंसर आ चुका है बी। बढ़ते जाइए, जल्दी जल्दी बढ़ते जाइए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अमृता जी का आंसर भी आ चुका है बी। बहुत बढ़िया, आप सभी धन्यवाद के पात्र, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया कि आप सभी का उत्तर जो है इस प्रश्न का सबका उत्तर सही हुआ है। इससे यह बात स्पष्ट हो रही है कि इस प्रश्न का सभी का उत्तर सही जा रहा है। उचित व्यवहार को पुनर्बलन दिया जाना चाहिए क्योंकि वांछित अनुक्रिया को बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। यानी स्किनर का जो सिद्धांत है वह स्किनर का सिद्धांत प्रयास प्लस सफलता पर बल देता है। याद रखिएगा, स्किनर का सिद्धांत जो है वो प्रयास और सफलता पर बल देता है, जबकि थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वह थॉर्नडाइक का सिद्धांत प्रयास व त्रुटि पर बल देता है और स्किनर का सिद्धांत प्रयास व सफलता पर बल देता है। तो स्किनर का सिद्धांत यही कहता है कि सीखने वाला अधिगम करता जब भी वांछित अनुक्रिया करे तो उसकी उस वांछित अनुक्रिया को पुनर्बलन दिया जाना चाहिए ताकि वांछित अनुक्रिया की प्रोबेबिलिटी या संभावना जो है बढ़ती जाए और ज्यादा से ज्यादा और कम से कम समय के अंतर्गत और ज्यादा से ज्यादा वांछित अनुक्रियाएं रिपीट होने लगे, वांछित अनुक्रियाओं की संख्या बढ़े और कम से कम समय में धीरे धीरे जो है एकदम से वांछित अनुक्रियाओं की क्या बन जाए, श्रृंखला, और सीखने वाला बहुत कम समय में उस चीज को क्या कर ले, सीख ले। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में जिसको अपन कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में पहले भोजन इसके बाद ध्वनि उत्पन्न की जाती है, यानी घंटी की ध्वनि, यानी घंटी बजाई जाती है। पावलोव का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत में पहले विकल्प ए है कि पहले भोजन और इसके बाद ध्वनि उत्पन्न की गई। विकल्प बी है पहले ध्वनि और तत्पश्चात भोजन दिया जाता है। विकल्प सी है भोजन व ध्वनि दोनों को साथ साथ प्रस्तुत किया जाता है और विकल्प डी है सिर्फ भोजन प्रस्तुत किया जाता है। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही, सभी का उत्तर जो है बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल सही। आपका कंसेप्ट जो है पावलोव के सिद्धांत को लेकर के बिल्कुल क्लियर है। इससे यह बात स्पष्ट हो रही है कि पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में पहले ध्वनि और तत्पश्चात उसके बाद में क्या दिया जाता है, उसके बाद में जो है भोजन दिया जाता है। यानी आपने देखा है कि पावलोव के सिद्धांत में जब प्रयोग किया जाता है तो प्रयोग के दौरान सबसे पहले CS, उसके बाद UCS और ऐसी स्थिति में क्या प्रकट होती है, UCR। तो इसका सही आंसर जो होगा, सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगले प्रश्न से पहले एक सामान्य जानकारी आपके लिए आ चुकी है कि फर्स्ट ग्रेड का जो है ऑनलाइन कोर्स जो है अपने साइकोलॉजी का टाइमलाइन एजुकेशन के ऊपर उपलब्ध है। और ये एक सबसे बड़ी आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बहुत कम समय के लिए जो है, बहुत कम समय के लिए ये कोर्स सिर्फ आपको 499 रुपये में दिया जा रहा है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, नोट्स और पैनल PDF फाइल मिलेगी, डाउट सेशन इसके अंतर्गत होगा, टेस्ट पेपर होंगे टोटल 20 इसके अंतर्गत, और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेज भी इसके अंतर्गत समय समय पर होगी, और टॉपिक वाइज जो है आपको इसके अंतर्गत पूरे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो जिन भी विद्यार्थियों को जरूरत हो, ठीक है, वो विद्यार्थी देख सकते हैं, लेकिन ये कोर्स सिर्फ कहां पर है, अपने टाइमलाइन एजुकेशन पर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। यह प्रश्न लिया गया है कहां से? प्रश्न कहां से है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से। याद रखिएगा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से जो है यह प्रश्न लिया गया है। वह स्तर जिसमें बच्चा या बालक किसी वस्तु या घटना के बारे में
तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। संवेदन प्रणोद अवस्था जिसको कहते हैं सेंसोरी मोटर स्टेज। विकल्प बी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। विकल्प सी है पूर्व क्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज। और विकल्प डी है मूर्त क्रियात्मक अवस्था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। कल्पना जी का आंसर आ चुका है इसमें बी। जल्दी जल्दी बढ़ते जाइए। अभी हमारे एक प्रिय विद्यार्थी ने एक हमसे कहा था कि सर मैंने लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर सही दिए लेकिन मेरा नाम नहीं लिया, और मैंने इसीलिए आपकी वांछित अनुक्रिया को आपका नाम लेकर के रोका था कि शायद हो सकता है कि आप लास्ट तक सभी प्रश्नों का उत्तर सही देंगे, लेकिन शायद किसी न किसी कारण से लग रहा है कि आपके प्रश्न का उत्तर अब इस समय थोड़ा सा गलत जा रहा है। तो आप एक बार अपने क्वेश्चन पर वापस ध्यान दे सकते हैं। बिल्कुल सही, ज्यादातर सभी का आंसर सही गया है। बहुत अच्छी बात है कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है, तो इसका सही आंसर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए दोस्तों, अगर यहां पर एक शब्द जुड़ जाता है कि मूर्त वस्तुओं के बारे में या मूर्त रूप से, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत इसका उत्तर बदल जाता, इसका उत्तर हो जाता उस समय मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यानी जब बालक मूर्त रूप से वस्तुओं के बारे में जो है सोच सकता है, समझ सकता है, उनके बारे में आपको बता सकता है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत उस अवस्था को हम कहते हैं मूर्त क्रियात्मक अवस्था। लेकिन यहां पर शब्द क्या आ रहा है, यहां पर शब्द आ रहा है तार्किक। तार्किक का मतलब है कि वो अवस्था जिसमें बालक में आगमन तर्क और निगमन तर्क दोनों तर्क का विकास हो चुका है, और दोनों तर्क के माध्यम से वो किसी भी वस्तु या घटना के बारे में सोचकर, समझकर और उसका उत्तर देने में समर्थ हो सकता है। तो ऐसी अवस्था को हम कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसका समय क्या होता है, जिसका समय होता है 11 से 15 के बीच। जैसा कि आप जानते हैं कि संवेदन प्रणोद अवस्था का समय होता है जन्म से लेकर के 2 माह तक, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का समय होता है 11 से 15। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय होता है 2 से 7 वर्ष तक, और मूर्त क्रियात्मक अवस्था का समय होता है 7 से 11 वर्ष तक। चलिए अगला प्रश्न। एक छात्र पढ़ रहा है, ध्यान से देखिएगा, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से संवेदना द्वारा, किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। प्रश्न पर एक बार सभी वापस ध्यान दे ले, एक बार प्रश्न पर सभी विद्यार्थी वापस ध्यान दे कि एक छात्र पढ़ रहा है, यानी एक छात्र अपने घर पर या कहीं पर भी बैठ करके मान लीजिए पढ़ रहा है, और उसका नाम लेकर किसी ने उसे बुलाया। उसका नाम लेकर के, जैसे मान लीजिए कोई भी विद्यार्थी पढ़ रहा है, राजेश नाम का है, और उसका नाम लेकर के किसी ने बुलाया, अध्यापक ने बुलाया, मां ने बुलाया, या पापा ने बुलाया, या अन्य किसी ने बुलाया कि अरे राजेश इधर आना, अरे राजेश इधर आओ। तो ऐसी स्थिति में किस संवेदना के द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? किस संवेदना के द्वारा? दृष्टि संवेदना के द्वारा, या स्पर्श संवेदना के द्वारा, या ध्वनि संवेदना के द्वारा, या प्रत्यक्ष संवेदना के द्वारा? तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। कौन सी संवेदना के माध्यम से वो छात्र अपनी अनुक्रिया को प्रकट करेगा? दृष्टि के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से, या ध्वनि के माध्यम से, या प्रत्यक्ष संवेदना के माध्यम से? बताइए किसके माध्यम से वो जो है अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी ये बात समझ में आ रही है कि जो भी विद्यार्थी लाइव सेशन से जुड़े हैं, वास्तव में कह सकते हैं कि सबका आईक्यू लेवल 120 से ऊपर नजर आ रहा है। यानी ये बात तो सिद्ध है कि जो भी इस समय लाइव सेशन से जुड़े हुए हैं, इनके द्वारा जब प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है तो उसे देख करके ये लग रहा है कि सबका आईक्यू लेवल देखा जाए तो 120 से ऊपर है। सभी का उत्तर लगभग सही है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ध्वनि संवेदना के माध्यम से वो अपनी अनुक्रिया को प्रकट करेगा। अगला प्रश्न है,
पावलोव के अनुबंधन के प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित होने वाली अनुक्रिया को क्या कहते हैं? वापस सुन लीजिए कि पावलोव के अनुबंधन के प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित होने पर होने वाली जो अनुक्रिया है उसे क्या कहा जाता है? अनानुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया, अव्यक्त अनुक्रिया या अदृश्य अनुक्रिया? तो पावलोव के अनुबंधन में केवल ध्वनि, यहां पर शब्द आ चुका है कि केवल ध्वनि के प्रकट होने पर, केवल ध्वनि के प्रकट होने पर, केवल ध्वनि के प्रकट होने पर जो अनुक्रिया प्रकट होती है, जो अनुक्रिया प्रकट होती है, उस अनुक्रिया को क्या कहा जाता है? उस अनुक्रिया को क्या कहा जाता है? अनानुबंधित अनुक्रिया या अनुबंधित अनुक्रिया या अव्यक्त अनुक्रिया या अदृश्य अनुक्रिया? बिल्कुल सही, आप सभी का उत्तर सही है। उसे कहा जाता है अनुबंधित अनुक्रिया, ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं? CR, यानी CS की उपस्थिति में प्रकट होने वाली अनुक्रिया। CS की उपस्थिति में प्रकट होने वाली जो अनुक्रिया होती है, प्रकट होने वाली अनुक्रिया को CR कहा जाता है। अनुक्रिया को क्या कहते हैं? CR, यानी कंडीशनल रेस्पॉन्स, और जिसे अपन हिंदी में क्या कहते हैं? अनुबंधित अनुक्रिया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है कि दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? हरलोग का, सोरेनसन का, क्रो एंड क्रो का या जीन पियाजे का? बताइए, यह कथन किसका है कि दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती है? यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? बताइए, हरलोग ने यह कथन कहा है, या मान लीजिए कि सोरेनसन ने कहा है, क्रो एंड क्रो ने कहा है, या जीन पियाजे ने कहा है? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? बताइए। इस प्रश्न का उत्तर कुछ विद्यार्थियों ने दिया और कुछ विद्यार्थियों ने बहुत देरी से इस प्रश्न का उत्तर दिया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसके अंतर्गत आप दोषी भी नहीं हैं, क्योंकि मूलतः इस प्रश्न का जो संबंध है वो बाल विकास के साथ है। लेकिन मानते हैं कि यह प्रश्न अधिगम के अंतर्गत भी मानसिक विकास से संबंधित है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो सही उत्तर है हरलोग। चलिए अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं है। थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं है। रुचियों में वृद्धि, विकल्प ए। विकल्प बी है संवेगों पर नियंत्रण स्थापित करना, विकल्प सी है अपराधी बालकों का उपचार करना, और विकल्प डी है स्मरण शक्ति में कमी। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? BR फन के द्वारा कहा जा रहा है कि तुक्का नहीं दूंगा। बिल्कुल तुक्का नहीं देना है, तुक्का देना भी नहीं है हमें जिस प्रश्न का उत्तर सही आता है तो उसी को सही बताना है, तुक्का बिल्कुल नहीं देना किसी को भी। थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं है। रुचियों में वृद्धि, संवेगों पर नियंत्रण, अपराधी बालकों का उपचार और स्मरण शक्ति में कमी। बताइए। देखिए दोस्तों कि प्रभाव का नियम जो है, प्रभाव का जो नियम है वो सीखने में पुनर्बलन पर बल देता है। प्रभाव का नियम सीखने में किस पर बल देता है? पुनर्बलन पर। पुनर्बलन मतलब पुरस्कार पर, ठीक है, पुनर्बलन मतलब प्रशंसा पर। जितना बड़ा पुरस्कार उतनी बड़ी प्रेरणा, जितनी बड़ी प्रेरणा उतना ही तीव्र अधिगम। तो कहने का मतलब प्रभाव का नियम जो है वो बालक की रुचि में वृद्धि करने में भी सहायता करता है,
क्योंकि जब बालक को वांछित अनुक्रिया करने पर पुनर्बलन मिलता है, पुरस्कार मिलता है, या उसकी प्रशंसा होती है, या उसको मान सम्मान दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत और अधिक मात्रा में सीखने में, उसमें रुचि में क्या होती है, उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। नंबर 2 पर बात करें तो बच्चा अपने संवेगों पर नियंत्रण स्थापित करना भी सीखता है। ठीक है, यानी जब भी कोई बालक अगर जो अपने संवेगों पर अनियंत्रण या अनियंत्रित हो जाता, अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाता, जब भी कोई बालक ऐसा है कि मान लीजिए कि वह अपने क्रोध पर या अन्य किसी भी प्रकार के संवेग पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाता, ठीक है, और उसे सफलता के माध्यम से या पुनर्बलन के माध्यम से जो है उसे कुछ मिलता है, तो ऐसी स्थिति में उस बालक में अपने इमोशंस पर भी जो है नियंत्रण स्थापित करने की क्षमता का विकास होता है। अपराधी बालकों का उपचार करने में भी जो है प्रभाव का नियम बहुत ज्यादा कार्य करता है। तो इसका सही आंसर जो है वो सही आंसर है। प्रश्न कह रहा है कि नहीं है, तो इसका सही आंसर है स्मरण शक्ति में कमी, यानी इससे याददाश्त में किसी प्रकार की कोई कमी उत्पन्न नहीं होती। अगला प्रश्न आपके सामने है, कक्षा प्रथम का विद्यार्थी एक शिक्षक से मार खाने के बाद सभी अध्यापकों से डरने लग जाता है। पहली कक्षा का एक छात्र किसी भी एक अध्यापक से मार खाने के बाद सारे अध्यापकों से डरने लग जाता है, तो यह उदाहरण किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है, या अनुबंधित सिद्धांत से संबंधित है, या गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है, या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित है? बताइए। एक विद्यार्थी एक अध्यापक से पिटने के बाद, मार खाने के बाद जो है सारे अध्यापकों से डरने लग गया, तो यहां पर यह सिद्धांत, यह कथन कौन से सिद्धांत से संबंधित है? बिल्कुल सही, सभी का उत्तर बिल्कुल सही है, अनुबंधित सिद्धांत से। क्योंकि उस बालक का जो है उस अध्यापक के द्वारा जो उस बालक को पीटा गया या उसको मारा गया, तो उसका अनुबंधन हो गया, और इसी कारण अध्यापक और मार के बीच में अनुबंधन हो गया, और उसी अनुबंधन के कारण बालक में जनरलाइजेशन जो है होने लगा, और बालक अन्य अध्यापकों से भी क्या करने लगा, डरने लग गया। चलिए अगला प्रश्न है, अधिगम के किस सिद्धांत ने प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया है? अधिगम के किस सिद्धांत ने प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया है? पहला विकल्प है संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, दूसरा विकल्प है सूझ का सिद्धांत, तीसरा विकल्प है चालक न्यूनता का सिद्धांत, और चौथा विकल्प है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। चौथा विकल्प क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो बताइए कौन सा सिद्धांत प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव देता है? कौन सा सिद्धांत है जो प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव देता है? राम भजन गुजर का आंसर आया डी, सोनी का आंसर है डी, कल्पना मीना का आंसर डी, रचना जी का आंसर डी, पूजा जी का आंसर डी। बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का। वो सिद्धांत कौन सा है? क्रिया प्रसूत सिद्धांत। क्योंकि क्रिया प्रसूत सिद्धांत इसी बात पर बल देता है कि जब भी किसी छात्र के द्वारा वांछित अनुक्रिया की जाए, और जब उसके द्वारा वांछित अनुक्रिया की जाए, तभी उस छात्र को या उस विद्यार्थी को या लर्नर को क्या दिया जाना चाहिए? पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है? ज्ञान का निर्माण करना है। ज्ञान का निर्माण करना है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है? स्किनर के अनुसार, पियाजे के अनुसार, गौर से देखिएगा, स्किनर के अनुसार, पियाजे के अनुसार, थॉर्नडाइक के अनुसार, या लेव वाइगोस्टकी के अनुसार? बताइए क्या आंसर होगा इसका? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है?
याद कीजिए आप सभी याद कीजिए कि ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके सिद्धांत को कहा जाता है? ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है किसके सिद्धांत को कहा जाता है? याद कीजिए कि आनुवांशिक ज्ञान मीमांसा का जो सिद्धांत है, आनुवांशिक ज्ञान मीमांसा का जो सिद्धांत है वो आनुवांशिक ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत किसके सिद्धांत को कहा जाता है? कौन सा सिद्धांत है जो सीखने में ज्ञान के निर्माण पर बल देता है, सीखने का मतलब ही ज्ञान का निर्माण मानता है? और वो मनोवैज्ञानिक कौन है? वह मनोवैज्ञानिक है जीन पियाजे। क्योंकि जीन पियाजे के सिद्धांत को ही ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं और जीन पियाजे के सिद्धांत को ही जो है आनुवांशिक ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत भी हम कहते हैं। तो याद रखिएगा, क्योंकि जीन पियाजे जो है एक ही बात कहता है, संज्ञान का विकास मतलब सीखना। जैसे जैसे बालक के संज्ञान का विकास होता है वैसे वैसे ही उसे हम कहते हैं कि बालक सीख रहा है या सीखते हुए आगे बढ़ रहा है। तो इस बात पर बल कौन देता है? जीन पियाजे का सिद्धांत। अगला प्रश्न देखिए, एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है वह क्या कहलाती है? एक आंतरिक मानसिक दशा, आंतरिक है, मानसिक है, दशा है, स्थिति है, जो किसी भी व्यक्ति को व्यवहार को आरंभ करने और उसे बनाए रखने के लिए जो है प्रवृत्त करती है, क्रियाशील करती है। तो ऐसी आंतरिक मानसिक दशा को हम क्या कहते हैं? अभिक्षमता, विकल्प ए है, विकल्प बी है अभिवृत्ति, विकल्प सी है अभिप्रेरणा और विकल्प डी है जो है अभिरुचि। बताइए क्या कहते हैं उसे? बताइए क्या कहते हैं? बिल्कुल सही आंसर है, इसका सही आंसर है डी, सी, अभिप्रेरणा। क्योंकि याद कीजिए कि गुड ने अभिप्रेरणा की क्या परिभाषा दी है? गुड ने अभिप्रेरणा की परिभाषा दी है कि अभिप्रेरणा किसी क्रिया को प्रारंभ करने, अभिप्रेरणा किसी क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने एवं नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया है। नियंत्रित करने वाली क्या है? प्रक्रिया। और यह परिभाषा अभिप्रेरणा के संदर्भ में किसने दी है? गुड ने। तो अभिप्रेरणा वो मानसिक आंतरिक दशा है जो किसी क्रिया को प्रारंभ करवाती है, उसे जारी रखती है और साथ में उसे नियंत्रित करने का कार्य भी करती है। तो इसका सही आंसर है अभिप्रेरणा। यहीं से आप अपना एक प्रश्न और क्लियर कर ले दोस्तों कि अभिक्षमता और अभिरुचि कोई अलग अलग जो है कंसेप्ट नहीं है। अभिक्षमता को ही अभिरुचि भी कहा जाता है, अभिक्षमता को ही अभिरुचि भी कहा जाता है और अभिक्षमता को ही अभियोग्यता भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जिसे हम कहते हैं एप्टीट्यूड। ये तीनों शब्द जो हैं, अभिरुचि, अभियोग्यता और अभिक्षमता, तीनों जो है एक ही संदर्भ में प्रयोग में लिए जाते हैं। अगला प्रश्न, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? स्व अनुभव। अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? स्व अनुभव, स्व क्रिया, स्व चिंतन या उपयुक्त सभी। बताइए इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प क्या होगा कि अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? स्व अनुभव आवश्यक है या स्वयं के द्वारा क्रिया का होना आवश्यक है या स्व चिंतन आवश्यक है या उपयुक्त सभी आवश्यक है? बताइए क्या आंसर होगा इसका सही? सभी का आंसर बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी। कि अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? अनुभव भी आवश्यक है, क्रिया भी आवश्यक है, चिंतन भी आवश्यक है, उपयुक्त सभी।
हर व्यक्ति के अनुभव, स्वयं के द्वारा की जाने वाली क्रिया और स्वयं का चिंतन तीनों ही अधिगम में महत्वपूर्ण रूप से कार्य करते हैं। तो सभी के लिए जो है यहां पर उपयुक्त सभी इसका प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पहले से विद्यमान स्कीमा या बौद्धिक संरचना, पहले से इस्तेमाल स्कीमा या बौद्धिक संरचना में नई सूचना या जानकारी को जोड़ लेने या व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को पियाजे ने क्या नाम दिया है? पहले से विद्यमान स्कीमा में या बौद्धिक संरचना में किसी भी नई सूचना या जानकारी को जोड़ लेने या उसे व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को पियाजे ने क्या नाम दिया है? आत्मसातकरण, समायोजन, जिसको अपन कहते हैं समंजन, ठीक है, स्कीमा या विकेंद्रण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कोई भी पहले से प्राप्त जो जानकारी है, पहले से प्राप्त जो ज्ञान है, उसमें नए ज्ञान को शामिल करना क्या कहलाता है? प्रश्न का उत्तर सही क्या होगा? आत्मसातकरण या समायोजन? बढ़ते चलिए आगे, बढ़िए आगे बढ़िए, जल्दी जल्दी बढ़िए। सभी का उत्तर लगभग सही जा रहा है, चिंता का कोई मुद्दा नहीं है। पहले से विद्यमान बौद्धिक संरचना में या स्कीमा में किसी भी नई सूचना या जानकारी को शामिल कर लेने, जोड़ लेने या व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को पियाजे ने क्या नाम दिया है? राम भजन गुजर कह रहा है बी, किरण चौधरी का आंसर आ रहा है ए, मनु चौधरी का आंसर है ए, पूजा का आंसर है ए, कल्पना का आंसर है ए। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, आत्मसातकरण। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। भिन्न भिन्न उत्तेजनाओं की सामान्य विशेषता के प्रति सीखी गई प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? भिन्न भिन्न उत्तेजनाओं की सामान्य विशेषता के प्रति सीखी गई प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? संप्रत्यय, बुद्धि, अभिप्रेरणा या स्कीम्स? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि भिन्न भिन्न उत्तेजनाओं की सामान्य विशेषता के प्रति सीखी गई प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? संप्रत्यय, बुद्धि, अभिप्रेरणा या स्कीम्स? बताइए जल्दी जल्दी, समय नजदीक है, अपना टाइम पूरा होने वाला है, तो जल्दी से आंसर दे दीजिए सभी। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर होता है संप्रत्यय या कंसेप्ट, ठीक है। तो भिन्न भिन्न उत्तेजनाओं का सामान्य विशेषता के प्रति सीखी गई प्रतिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संप्रत्यय कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार बालक की वह विशेषता, जीन पियाजे के अनुसार बालक की वह विशेषता जिसमें बालक स्वयं के दृष्टिकोण व अन्य लोगों के दृष्टिकोण में अंतर नहीं कर पाने की स्थिति में रहता है। यानी जीन पियाजे के अनुसार वह अवस्था कौन सी अवस्था है या वह विशेषता, ठीक है। यानी एक अवस्था में एक ऐसी विशेषता प्रकट होती है जिसमें बालक खुद के दृष्टिकोण में और अन्य लोगों के दृष्टिकोण में अंतर या भेद नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार की विशेषता को हम क्या कहते हैं? ईगोसेंट्रिज्म, आत्मकेंद्रितता कहते हैं, जीववाद, एनिमिज्म कहते हैं, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कहते हैं, या संबंध, रिलेशंस कहते हैं। बताइए ऐसी विशेषता को क्या कहा जाता है जिसमें बालक जो है, जिसमें बालक खुद के दृष्टिकोण और दूसरों के दृष्टिकोण के बीच में अंतर नहीं कर पाता, तो उसे हम क्या कहते हैं? बिल्कुल सही आंसर है सभी का, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही है। उसे हम क्या कहते हैं? ईगोसेंट्रिज्म। और जीववाद किसको कहते हैं? ये आप सभी जानते हो, निर्जीव वस्तुओं में सजीव होने की कल्पना करना। निर्जीव वस्तुओं में सजीव होने की कल्पना करना तो क्या कहलाता है? जीववाद। और आत्मकेंद्रितता का मतलब होता है स्वयं के दृष्टिकोण में और दूसरों के दृष्टिकोण में अंतर नहीं कर पाना। अगला प्रश्न आपके सामने, जीन पियाजे के अनुसार संरक्षण के ज्ञान के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता बालक में विकसित होनी चाहिए? विलोमीयता, तार्किक गुणितता और पंक्तिबद्धता, या ए और बी दोनों? बताइए जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार जो है बहुत अच्छे एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि जीन पियाजे के अनुसार संरक्षण के ज्ञान के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता बालक में विकसित होनी चाहिए? विलोमीयता, तार्किक गुणितता, पंक्तिबद्धता, या ए और बी दोनों? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा?
इस प्रश्न को लेकर के लगभग सारे के सारे विद्यार्थी नजर आ रहे हैं, जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो कमेंट्स आपके आ रहे हैं उनको देख करके ऐसा लग पा रहा है कि शायद इस प्रश्न का कंसेप्ट जो है अभी आपका क्लियर नहीं है। इसीलिए लगभग ज्यादातर विद्यार्थियों के आंसर जो है इसमें गलत जा रहे हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थियों के आंसर बिल्कुल सही भी आ रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, इसका सही आंसर जो है वो है ए और बी दोनों, यानी संरक्षण का जो ज्ञान है, उस संरक्षण के ज्ञान के लिए बच्चे में दो योग्यताओं का होना आवश्यक होता है। एक होता है विलोमीयता और एक होता है तार्किक गुणितता। दोनों प्रकार की योग्यताएं जब बच्चे में विकसित हो जाती है तब संरक्षण के ज्ञान का क्या होता है, प्रादुर्भाव होता है, उसका प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि का अर्थ है परिस्थितिगत विशेषताओं का। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है कि अंतर्दृष्टि का अर्थ है परिस्थितिगत विशेषताओं का पता लगाना, अवबोध कर सकना, अर्थ समझ लेना या उपयुक्त सभी। बताइए, प्रश्न आपकी इनसाइड थ्योरी से लिया गया है और आप सभी को पता है कि आपकी इनसाइड थ्योरी जो थी वो किसके द्वारा दी गई थी? इनसाइड थ्योरी दी गई थी कोहलर के द्वारा, और कोहलर की इनसाइड थ्योरी से यह प्रश्न लिया गया है कि अंतर्दृष्टि का क्या अर्थ है? परिस्थितिगत विशेषताओं का पता लगाना या उनका अवबोध करना या उसके अर्थ को समझना या उपयुक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इस प्रश्न का सही आंसर होगा उपयुक्त सही। अंतर्दृष्टि और सूझ का मतलब होता है किसी भी परिस्थितिगत विशेषताओं का पता लगाना या उसका अवबोध करना या उसके अर्थ को समझ लेना ही क्या कहलाता है? अंतर्दृष्टि और सूझ। चलिए आज का लाइव सेशन पूरा होता। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा हंसते खेलते रहिए। इसी मनोकामना के साथ अगले लाइव सेशन में संडे को फिर मुलाकात होगी अपनी। तो याद रखिएगा, मैं आज ही आपको बता देता हूँ, उस लाइव सेशन में आपका अगला जो लाइव सेशन होगा वो संडे को होगा और इसी समय पर होगा। तो रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।